नमस्कार दोस्तों, आइए आज मिलते हैं धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी से, जो कि चीफ फार्मासिस्ट हैं और बहुत अच्छे कवि और गीतकार हैं। का हर गीत, हर रचना आज वायरल हो रही है। तो आइए मिलते हैं उनियाल जी से। दवाई से बोलती है माँ, झूठ भी कितनी सफाई से। आज हम बातचीत करते हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे कलाकार हैं धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी। तो धर्मी जी, एजे ग्रामीण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक फार्मासिस्ट हैं। जी सर, मैं फार्मासिस्ट हूँ जी। आपने एक कविता भी लिखी थी इस पर। हाँ सर, मेरी एक कविता है इस पर कि निज सेवाओं में उत्कृष्ट हूँ जी। हाँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये फार्मासिस्ट डे पर बहुत लोग इसको, मेरे मित्र जो हैं जितने फार्मासिस्ट हैं, सब इसको सम्मान से शेयर करते हैं। तो वो कविता यूँ है कि सर, निज सेवाओं में उत्कृष्ट हूँ हाँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। औषधियों का ज्ञान मुझ में, तर्क और विज्ञान मुझ में, स्वास्थ्य की रक्षा में तत्पर, आरोग्य के लिए आकृष्ट हूँ हाँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा उनियाल जी, ये जो यात्रा है काव्य की ओर, गीत की ओर, गीत संगीत के प्रति कैसे आपका रुझान हुआ, कब से हुआ? सर, रुझान तो नहीं कह सकता मैंने अपने हर साक्षात्कार में यही बात करें तो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं जी। उनसे कोई अछूता नहीं है। और उनके गीतों ने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय छोड़ा है जो उत्तराखंड से के मतलब किसी भी संवेदनाओं को छोड़ दे। मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है। चाहे उन्होंने श्रृंगार पे लिखा है, चाहे उन्होंने टिहरी डूबने पे लिखा है, चाहे उन्होंने भ्रष्टाचार पे लिखा है, चाहे उन्होंने मतलब किसी भी मुद्दे पे लिखा है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। तो उनको सुन के, उनको पढ़ के, या अगर हम हिंदी साहित्य में की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं जिन्होंने वो रचना लिखी है कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह में सुनी कहानी थी, मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी रचनाएं पढ़ के सर एक ऐसा होता था। फिर डॉक्टर हरिओम पवार जी को सुना, उनसे परिचय हुआ। श्रीकांत जी को सुना, उनसे परिचय हुआ। और भी अच्छे साहित्यकारों को सुना, कुमार विश्वास जी को सुना, राहत इंदौरी जी को सुना, जगजीत सिंह जी की गजलें सुनी। तो वहां से थोड़ा थोड़ा वो कुछ भरता गया। गजलों से जो है आपने काफी कुछ जो है उनसे जो है प्रेरणा लेकर के आगे काम किया। तो जैसे गजलकार की जो जगजीत सिंह जी की और की भी गजल आप सुनते रहे हैं, आपने उसमें भी शुरुआत की है, तो उनकी गजल की 2-4 पंक्तियां मैं पहले भी सुन रहा था आपको। हाँ सर, मैं बहुत सुनी है मैंने जगजीत सिंह जी की गजलें। उनकी हर गजल मुझे बहुत पसंद है मेरी। लेकिन उनकी एक नज्म है, वो मतलब उनकी नहीं लिखी पर उन्होंने गाई है कि वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। वो मैं तो क्या मतलब, मुझे ये लगता है कि जो भी सुनता होगा उसको, वो उसमें डूब जाता है। क्योंकि उसमें पूरे बचपन की जो हमारे खेल होते थे, खिलौने होते थे, उन सब का जिक्र है उसमें। या जगजीत सिंह जी की एक गजल है, वो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो ऐसी गजलें सुन के ऐसा लगता था कि काश हम भी ऐसा लिख पाए। तो अभी प्रयासरत हैं, कितना लिख पाएंगे या कहाँ तक पहुंचेगी यात्रा, अभी मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर भी राजधानी गैरसैंण से संबंधित जो है जब दो राजधानी की बात आती है तो उसमें भी आपने जो व्यंग्य किया था, लिखा था। जी नहीं सर, व्यंग नहीं कह सकते उसको। व्यंग तो तब कह सकते हैं कि जो किसी को चुभे। वो चुभा नहीं। वो मैंने फेसबुक पे एक रचना डाली थी, वो बहुत लोगों ने उस पर अपना आशीष दिया, उसको मतलब रचना को बहुत प्यार मिला। और उस रचना पर गीत भी बना। उसकी भी एक एक्सीडेंटल स्टोरी मैं बताऊंगा कैसे वो गीत बना। वो गीत इतना ज्यादा वायरल हुआ फेसबुक व्हाट्सएप पे कि वो गीत पवन सिंह जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन तक वो गीत पहुंचा। उन्होंने उस पर गाना बना दिया। और जिस दिन वो गीत लॉन्च हुआ, मुझे तब पता चला लॉन्च के बाद कि मतलब गीत आ गया इस पे। तो वो रचना ये थी कि वो व्यंग नहीं कह सकते उसको, एक सामान्य रचना थी। व्यंग उसके लिए सर, जो वो कहते हैं ना, हमारे गढ़वाल में कहावत है कि अपने बोए हुए कांटे खुद को चुभते हैं। वो लोग उसको व्यंग मान सकते हैं, मैं उसको व्यंग नहीं मान सकता। वो एक रचना है सामान्य कि काम धंधा निछन और राजधानी दुईछन, और हमने तो क्या मैं बोली नहीं, वन वाला भी सुईछन, काम धंधा निछन और राजधानी दुईछन। तो ये व्यंग नहीं था सर, एक सामान्य रचना थी। अच्छा। पर उसको बहुत लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार। तो ये रचना फिर जो है पवन सिंह जी ने जब की, उन्होंने इसको गाया, इस गीत को,
तो उसमें भी फिर कुछ जो है आपसी जो है कुछ जो है तालमेल में कुछ कमी रही क्या? नहीं, कमी तो सर नहीं कह सकते। एक्चुअली क्या था, उनका अपना पक्ष था, मेरा अपना पक्ष था। जी मेरा ये मानना था कि अगर मैंने लिखी है तो मेरा नाम आना चाहिए। उन्होंने उसका श्रेय मुझे दिया, लेकिन उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि देर में दिया। देर तो नहीं कह सकते, मतलब फोन पे बात हुई उनसे, फिर कहीं से उनका नंबर लिया मैंने, बात हुई, फिर मतलब बहुत सरल व्यक्ति हैं पवन सेमवाल जी। वो भी उत्तराखंड के मुद्दों पे ही अक्सर गीत गाते हैं, या उनकी रचनाएं जो होती हैं, अभी भ्रष्टाचार पे भी उन्होंने मेरा लिखा हुआ एक गीत गाया है। तो उनकी जो रचनाएं होती हैं वही थी। फिर मेरे फोन पे बात हुई तो उन्होंने उसमें मतलब अपनी स्वीकृति दी कि हम आपका जो है इसमें जो राइटर का सम्मान होना चाहिए वो हम आपको देंगे, तो उन्होंने दिया। अच्छा, आजकल की जो पवन सिंह ने लेटेस्ट जो गीत गाया आपका लिखा हुआ जी, काफी जो है वायरल हुआ है, काफी फेमस हुआ है, तो उसको आप जो है कुछ पंक्तियां आप सुनाएंगे? सर वो एक्चुअली अब विषय बड़ा गंभीर था कि हमारे उत्तराखंड जो हमने प्राप्त किया, मैं हर उसमें यही कहता हूँ हर साक्षात्कार में कि उत्तराखंड ऐसे ही नहीं बना सर। इसमें बहुत असंख्य लोगों की, जैसे हमने आजादी प्राप्त की ना देश ने, भारत ने, ऐसे ही उत्तराखंड के जो उत्तराखंड बना है राज्य हमारा, ये कभी सपना देखा गया था हमारे पूर्वजों द्वारा, फिर उस पर हमारी दूसरी पीढ़ी ने काम किया और तीसरी पीढ़ी ने कुर्बानी दी, तब जाके ये उत्तराखंड मिला है। और इसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक जनरल टू ऑल सभी के लिए है कि जैसा राज्य हमने चाहा था वैसा नहीं बना पाए हम अभी तक भी। तो उस पर अभी बहुत गंभीर विषय यह था कि विधानसभा और सचिवालय में जो नियुक्तियां हुई हैं, हालांकि अब वो वर्तमान सरकार ने वो नियुक्तियां निरस्त कर दी है, उसके लिए धन्यवाद दूंगा मैं उनको कि उन्होंने जो है युवाओं का मान रखा है और युवाओं की जो मांग थी, जायज मांग थी, उसको मान लिया। तो वो उसी पर, उससे पहले का गीत है जब तक भर्तियों पर चल रहा था विवाद, तो वो गीत यूं था कि घोटालों को हलवा पकी और भ्रष्टाचारी खीर, उत्तराखंड का हाल वेगन मोदी जी गंभीर। इसमें मोदी जी का विषय इसलिए आया है कि वर्तमान में मोदी जी से बड़ा देश में अगर कोई ईमानदारी की बात करे तो उनसे नेता कोई नहीं है। तो इसलिए मोदी जी को संबोधन इसलिए किया गया गीत में कि काश मोदी जी देखें और उत्तराखंड की दशा में कुछ सुधार हो। तो मैं उसका एक मेन जो बंद था वो सुना रहा हूँ कि सचिवालय में भरे गए नेताओं का रिश्तेदार, क्या की लगे नौ दूर क्या का नौना चार और स्याला स्याली भाई भतीजा और बेटी और जवाई और कोई बड़े हरिद्वार दरोगा और कोई पटवारी रवई और क्या की लगी आषाढ़ नौकरी और क्या की लगी मंगसीर और उत्तराखंड का हाल वेगन मोदी जी गंभीर। बहुत सुंदर। अच्छा, पवन सिंह जी ने इसके बाद अब तक आपके 8-10 गीत लगभग जो है गाए हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं, और उससे भी अच्छी बात ये कि बहुत उत्कृष्ट लेखन है, आपने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन ये कि गायक तो जो है आगे बढ़ जाता है, गायक तो फेमस हो जाता है, लेकिन जो रचनाकार है वो नींव के पत्थर की तरह जो है रह जाता है। नहीं सर, ऐसा है, देखो नींव आपने खुद ही कह दिया, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी उपमा आप मुझे देंगे नींव के पत्थर वाली, क्योंकि जब आपने नींव का पत्थर कह दिया तो जब नींव के पत्थर के बिना किसी भी भवन, किसी भी इमारत की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहला हमारे जो वास्तुशास्त्र में भी है कि सबसे पहले हम नींव की पूजा करते हैं और एक पत्थर रखते हैं। तो इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़े सम्मान का मैं हकदार हूं या कोई भी हो, पर यह है कि आपका बात सही है कि गायक को पहचान मिल जाती है क्योंकि वो सबके सामने है। राइटर थोड़ा सा पर्दे के पीछे वाली स्थिति होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जो वक्त है, इसमें जो मेरी सोशल मीडिया से जुड़े हैं बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं सर। सोशल मीडिया पे फेसबुक के साथ मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं कि अगर मैं कहीं पर कोई त्रुटि भी कर दूं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी उस पर मैसेज आ जाते हैं कि भाई साहब आपने ये त्रुटि करी है या इसमें ये सुधार हो सकता था। और लाइक और शेयर के माध्यम से भी मुझ पर तक मतलब अच्छे लोग, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं जो मुझे मेरी गलतियों का भी आभास करा देते हैं, और अगर मैंने कभी कुछ अच्छा कर दिया हो तो उसका भी आभास कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राइटर, वो पहले का वक्त अलग रहा होगा कि राइटर, हालांकि ऐसा नहीं है, पहले भी राइटरों को मिल जाता था सम्मान, पर यह है कि अभी हम उस लायक नहीं हुए हैं कि नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी प्रतिभा है, अपनी पहचान है आपकी भी अलग। सर ये तो पहचान तो मैं पहले कहता हूँ कि पढ़ने और सुनने वालों जो मतलब मुझे पढ़ते हैं या सुनते हैं वो देते हैं पहचान, वरना मैं भी एक सामान्य व्यक्ति की भी जो है लाखों कर्मचारी जो हैं उससे जो है काफी जो है व्यथित हैं, उस पर भी आपने जो है अच्छी रचना लिखी है। हाँ सर, मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ अच्छे साथियों के द्वारा प्रेरणा मिली कि जब आप इतना लिख रहे हो
तो एक रचना जो अपनी हमारी मेरी खुद की भी पीड़ा है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। तो सर क्या है कि वर्तमान में क्या हो रहा है कि पेंशन स्कीम 2005 के बाद बंद कर दी गई है और उसके बदले नई पेंशन योजना लागू की है, जो कि कहीं से कहीं तक तर्क संगत न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जब एक कोई विधायक एक बार विधायक बनता है, दूसरी बार विधायक बनता है, तीसरी बार विधायक बनता है, चौथी बार विधायक बनता है, जितनी बार विधायक बनेगा उसको उतनी पेंशनों का हक मिलता है। और कर्मचारी की क्या समस्या है सर कि वो 30 साल 35 साल नौकरी करेगा और उसके बाद उसके बुढ़ापे के लिए जीवन यापन के लिए कोई कुछ नहीं है। तो उसपे नई रचनाएं हिंदी में लिखने को कहा गया था मुझे। तो वो ये है कि वो कल ही गाई है अभी, बल्कि मैंने अभी उसका वीडियो आएगा 7-8 तारीख में कि नई पेंशन है बेकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, पुरानी पेंशन दो सरकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, पुरानी पेंशन सबसे बेहतर थी, ये हर प्रश्नों का उत्तर थी, इस पेंशन से आबाद थे घर, बूढ़ापे में नहीं था किसी का डर, तब जीवन था गुले गुलजार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, अब जीवन नीरस लाचार, अरे रे बाबा हाँ बाबा। और उसका एक बंद ये है कि सर खुद 4-4 पेंशन लेते हो और हमको टेंशन देते हो, हक दे दो हमको पेंशन का और खत्म करो काम टेंशन का, हक दे दो तुम इस बार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, पुरानी पेंशन दो सरकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा आपकी और भी हिंदी की रचनाएं हैं, गढ़वाली की भी रचनाएं हैं, कोई दूसरी रचना समसामयिक विषयों पर जो आपने लिखी हो उसकी कुछ पंक्तियां आप सुनाएंगे? सर मेरा जो अपना सिद्धांत है वो मैं समसामयिक विषय ही उठाता हूँ, क्योंकि ये श्रृंगार ये सब लिखने के लिए बहुत लोग हैं, लगे हुए हैं, प्रयास रहते हैं और अच्छा भी लिख रहे हैं। मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं कि मैं श्रृंगार लिख सकूं। तो उसमें मेरी एक रचना भी उत्तराखंड में जो मेन हमारी समस्या वो पलायन है, तो उसपे 4 पंक्तियां लिखी थी सिर्फ, वो बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों ने सराहा है, मैं भी उससे पीड़ित हूँ, इसलिए मैंने लिखी कि गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के सरपंच जब दलाली करने लगे, गांव के लोग तब गांव खाली करने लगे, और जिनके खेतों में लहलाती थी कई फसलें, वो शहर आकर गमलों की रखवाली करने लगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जो है लाइन पर आपने लिखा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे मंचों पर भी आपको जाने का मौका मिलता है, अपनी रचनाएं पढ़ने का मौका मिलता है, सेवा कार्य जो है, कर्म भी जो है सेवा का है, और ये समाज जागृति का दूसरा भी आप जो है उदाहरण जो है समाज को जगाने का कर रहे हैं, अच्छा लगता है। सर अब ईश्वर ने जीवन दिया है, एक ही जीवन है, बार बार तो मिलेगा नहीं। तो हम वो कभी शायर लुधियानवी का लिखा हुआ पढ़ा था कि कल और आएंगे इन खिलती नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो बस वही है कि काश कुछ ऐसा कर जाए समाज के लिए कि जिससे कुछ नाम हो और वो समाज के काम आए, बस यही उद्देश्य है, बाकी कुछ ही उद्देश्य नहीं। बहुत सुंदर। अभी आप जो है वो रेडियो पर भी मैं आपको सुन रहा था, अच्छा लगा। और कोई और रचना की जो है कोई और पंक्तियां जो है? सर ओहो रेडियो भी काफी अच्छा, उत्तराखंड में बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है मेरे कम समय में जो है, हाँ, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जी दे रहे हैं जी। काव्य जी ने बहुत अच्छा, मतलब एक उत्तराखंड का डिजिटल, मतलब उन्होंने पहला स्टार्टअप किया, पहला स्टेशन है डिजिटल, तो उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ जब भी मिलता हूँ। बहुत अच्छा कार्य किया, वो युवाओं के बीच काफी फेमस भी है, तो इसलिए जो है उनके मतलब आग्रह पे या मतलब मैं गया था उनके सुझाव पे, उन्होंने कहा था कि आइए कुछ करते हैं। तो सर बस ये है कि उनके साथ बैठते हैं तो गांव की बात होती है अक्सर, तो उन्होंने मुझसे भी एक प्रश्न पूछा था कि आप किसकी पीड़ा सुनाएंगे, तो मैं वही पीड़ा वाली बात आपसे भी वही शेयर करूंगा कि जो हमारा उत्तराखंड है ना, ये वीर भूमि है, बड़ी भूमि है, इसमें सैनिक बहुत ज्यादा है, सैनिक परिवार लगभग हर घर से है, एक सैनिक है। अब तो खैर सरकार ने उसमें भी तब्दीली कर दी, उसको भी अग्निवीर में परिवर्तित कर दिया, पर ऐसा नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास जो हमारा गौरवशाली उसको भूल जाए। तो उन्होंने पूछा था कि क्या है, तो मैंने उसमें भी सुनाया था कि मैं अपने जो सैनिक हैं उनको तो सम्मान देता ही, उससे ज्यादा
सम्मान के हकदार उनकी माताएं हैं, क्योंकि एक बच्चे को पाल पोस कर सेना में भेजना, और उसके बाद कई बार तो ये स्थिति होती है कि मतलब अवर्णनीय स्थिति होती है। तो मैं उसी पे लिखा था कभी, इस पे भी बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब अपना प्यार दिया कि यहाँ आंख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा, यहाँ आंख से बहते अश्कों की गवाही कौन देगा, सब दर्द लिखने लगेंगे तो स्याही कौन देगा, और हर माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेगी तो सरहदों की हिफाजत के लिए सिपाही कौन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस समय की जो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के संबंध में जो बहुत सारी आशाएं थी, उम्मीदें ज्यादा थी, पूरा होने में वक्त लगेगा। सर वक्त लगेगा, 22 साल तो निकल गए, अब पता नहीं कितना वक्त लगेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमने चाहा था जैसा उत्तराखंड, वैसा अभी तक बन नहीं पाया या बनने नहीं दिया गया, कुछ भी कह सकते हैं आप। पर जो हमारे पिछली पीढ़ी ने जो स्वप्न देखे थे उत्तराखंड राज्य की कि एक पहाड़ी राज्य हो और उसमें सब सुख समृद्धि हो, सब कुछ अपना हो, वो अभी नहीं हो पाया है। तो उसी के लिए प्रयासरत हैं सरकारें भी, और जितने प्रदेश के युवा हैं या प्रदेश के जो अनुभवी लोग हैं, वो सब यही चाहते हैं कि एक अच्छा उत्तराखंड का निर्माण हो। अच्छा, युवाओं के लिए क्या आज हर कोई जो है चाहता है, नौकरी चाहता है, स्वरोजगार या दूसरा अपना काम धंधा, हम दूसरे को रोजगार देने वाले नहीं बन पा रहे। हमारे उत्तराखंड के लोगों की हमारी मानसिकता, हमारा मन थोड़ा जो है केवल सरकारी सेवा तक हम सीमित कर दिया हमने अपने को, एक नौकर बन के हम जो है दूसरों को रोजगार देकर के मालिक नहीं बनना चाह रहे अभी। हाँ सर, ये बहुत अच्छा विषय है। इसमें कई बार कुछ सरकारें करते भी हैं, स्वरोजगार के लिए काफी अच्छा काम मतलब योजनाएं लाती भी हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन इतना सफल नहीं हो पाता कि हम जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि हम रोजगार देने वाले नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कमियां दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार को दोष देना भी ठीक नहीं है, भाई वो अपनी योजनाएं लाई है, लेकिन जो योजनाओं का क्रियान्वयन है, जो धरातल तक जानी चाहिए, वो नहीं जा पा रही हैं। और युवाओं को जो आपका प्रश्न है कि सरकारी नौकरी वाला बात, तो उसके लिए भी अभी आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा से कम 200 कुछ लोग बाहर हुए, तो सरकारी नौकरियों का क्रेज कहाँ से आया सर? आप ये देखिए कि एक कोई भी XYZ, कोई भी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद कुछ भी हो, जब वो अपने परिवार वालों को सरकारी नौकरी में भेज सकते हैं, तो एक गरीब किसान को भी हक है सर कि वो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे पास और क्या साधन है बताइए ना। एक गरीब किसान जो एक छोटी सी खेती से अपना गुजारा करता है, वो अपने बच्चों को कम से कम ये तो बोल सकता है कि बेटा पढ़ ले। उसको पढ़ने के लिए चाहे मतलब बेसिक स्कूलों की हो, चाहे प्राइवेट से जो भी हमने कोर्स करने हो, बड़े कोर्स हो, चाहे MBBS हो, BTech हो, BBA हो, BC हो, उनकी फीस इतनी ज्यादा एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर निकल गई है कि वो एक तरफ तो परिवार का गुजर बसर करना है और दूसरी तरफ उसकी फीस देनी है। तो उसमें यह था, पहले ये व्यवस्था थी कि व्यक्ति फॉर्म भरता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था, सरकारी नौकरी पा लेता था। जबकि वर्तमान में अब थोड़ा सा हो गया कि आपको सोर्स चाहिए और कुछ दूसरे तरीके चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सरकारी नौकरी का क्रेज वहां से भी है, पर मेरा यह मानना है कि अगर हम कर सकते हैं अपने उत्तराखंड के लिए, जैसे कई लोग कर रहे हैं, फलों का उत्पादन कर रहे हैं, कई लोग पशुपालन में अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग मुर्गी पालन में अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान भी करें। मशरूम में काफी अच्छा है उत्तराखंड का नाम। तो अगर सरकार इनको अच्छा मतलब इन व्यवसायों पर अच्छा फोकस करे या इन लोगों को जो कर रहे हैं उनको अच्छा प्रोत्साहन दे, तो ऐसा नहीं है, युवाओं के बीच ये व्यवसाय भी काफी अच्छे माने मतलब लोकप्रिय हो सकते हैं, लोग इनकी तरफ जा सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी है जो शिक्षा प्राप्त कर रही है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, प्रशिक्षण कर रही है, उस पीढ़ी के लिए और इसके अलावा इससे हटके अपने व्यक्तिगत रोजगार से हटके समाज हित के लिए, समाज परिवर्तन के लिए नई पीढ़ी से कुछ आपका संदेश नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि आजकल के युवा जो है इनको ही जो है नायक के तौर पे जो है भावी पीढ़ी जो है देखती है। हाँ सर, आपने सही कहा। युवा का मतलब मैंने भी कहीं पढ़ा था, सुना था, युवा का अगर हम शब्द का विलोम करें तो वायु हो जाता है, और वायु का वेग और युवाओं का वेग जो है एक जैसा है। तो उसमें युवाओं को ये है कि एक तो सर सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या वो नशा है, चाहे उत्तराखंड में, पूरे समग्र भारत की बात कर रहा हूँ। अगर हम नशे से दूर है ना, तो आधी जंग तो हमने वहीं जीती। तो मैं अपने युवा जितने भी सुन रहे हैं आपके चैनल को, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एक नशे से दूर रहें, और एक ओवर स्पीड जो आजकल हो रही है बहुत ज्यादा सड़कों पर, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। तो उससे भी कई युवाओं का जो है हमने जीवन अपने आंखों के सामने देखा है कि वो जीवन समाप्त हो गया। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जो हैं, वो जो दुर्घटना के कारण सबसे ज्यादा डेथ होती है,
उत्तराखंड की बात नहीं बल्कि पूरे देश की जो बात है। जी। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इन दो चीजों से बचे, कि एक तो ओवर स्पीड से बचे और एक सबसे पहला नशे से बचे, तो उससे हमारी मैन पावर सुरक्षित रहेगी। बाकी जो आपने इससे पहले कहा स्वरोजगार वाली बात, अगर युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि प्रयास करते रहें अच्छे से अच्छा करने का, और अपना कोई छोटा सा स्टार्टअप लगा के अच्छा कार्य किया जा सकता है। तो युवाओं को यही कहूंगा कि अपनी ऊर्जा को हम सकारात्मक लगाएं, बस यही मेरा युवाओं से अनुरोध है। अब तक आप जो है हमारी मनपसंद की सुना रहे थे, अब अपनी पसंद की कोई रचना सुना दीजिए समापन कर। सर, आपने पसंदीदा रचना के लिए कहा है, तो मुझ पे अभी मैं ओवर रेडियो में भी गया था, तो काव्य ने कहा कि आप माँ पर लिखते हैं, मतलब माँ पर कविताएं लिखते हैं, तो वही एक विषय उठाऊंगा, माँ की, मतलब हमारे जीवन का जो सबसे पहला गुरु होता है वो माँ होती है। तो वहाँ एक रचना लिखी है माँ पे कि हर मुश्किल का हल है माँ, हर मुश्किल का हल है माँ, पावन तुलसी दल है माँ, बुरी नजर से हमें बचाए, आंखों का काजल है माँ, हर मुश्किल का हल है माँ। अटल विश्वास का शिलालेख है, अटल विश्वास का शिलालेख है, उम्मीद की नई कोपल है, धैर्य संयम संतोष की मूरत, मीठे सब्र का फल है माँ, हर मुश्किल का हल है माँ, पावन तुलसी दल है माँ। और इसमें एक बंद यह है कि घर की बनावट का सूत कपास, घर की बनावट का सूत कपास, खुशियों का मखमल है माँ, और संस्कारों की तपती धूप, ज्ञान का बट पीपल है माँ, आंखों का काजल है माँ, बुरी नजर से हमें बचाए, आंखों का काजल है माँ। और सारी उम्र खुशियों से भरा एक जादुई आंचल है माँ, सारी उम्र खुशियों से भरा एक जादुई आंचल है माँ, जिस पर कोई रंग न चढ़ता वो खुद रंग पीतल है माँ। पीतल के लिए कहा गया है कि वो उस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता पीतल पे। जी। तो और गंगा यमुना नर्मदा सिंधु सप्त सागर का जल है माँ, सबसे पहला नींव का पत्थर सफलता का महल है माँ, हर मुश्किल का हल है माँ, पावन तुलसी दल है माँ, और शक्ति अवतार जगदम्बा, आजकल नवरात्र भी चल रहे हैं, आज ही हमने नवमी की पूजा करी है, तो शक्ति अवतार जगदम्बा, खिलता ब्रह्म कमल है माँ, और सबके लबों पर रहने वाली मासूम गीत गजल है माँ, हर मुश्किल का हल है माँ, पावन तुलसी दल है माँ। बहुत सुंदर मुनियाल जी, तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप आए उसके लिए मेरा शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को।